हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है दैट इज दी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन यूनिट चल रही थी, सेकंड यूनिट, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन हो गई। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सॉल्यूट की सॉल्यूशन में घुलने की पावर। कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर घुल सकता है। मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इसमें मैंने कोई लिक्विड डाला हुआ है। इस लिक्विड के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट घुल सकता है या फिर 20 ग्राम घुल सकता है। मैक्सिमम इसमें जितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो ही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो यदि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं तो ये कहता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can dissolve in specific amount of solution. At a given temperature. ये हो गई सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो सकता है वो, और उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in specific amount of solution is called its solubility। वो उसकी solubility होगी। अब यहां पे solubility को दो तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहला वो है solubility of a solid in liquid। solubility of a solid in liquid। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसी होती है इसके बारे में जानना है। लिक्विड के अंदर सॉलिड ज़्यादा घुलता है, कम घुलता है, बिल्कुल नहीं घुलता है, ये सब जो प्रॉपर्टी है उस किसी सॉलिड की वो ही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ये माना जाता है, मान के चलो मैं घर में नमक को पानी में डालता हूँ। यदि मैं नमक को पानी में डालता हूँ और नमक को पानी में डालने के बाद वो घुल जाता है तो मैं थोड़ा और नमक लेता हूँ, फिर उसको घोलने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, तो वो नमक की मैक्सिमम कैपेसिटी जो पानी में घुल गई दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी। हमने देखा है ज्यादातर कि बहुत से सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, बहुत से सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट में नहीं घुलते। जैसे कि मैं सॉल्ट की बात करता हूं, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व हो जाता है। पर यदि जैसे कि मैं किसकी बात करता हूं, मैं एंथ्रासीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड
यदि डिसॉल्व करता हूं इन वाटर तो वो डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक चीज, सबसे पहली बात जो मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि हर सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। ये हमने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व किया। सॉल्ट को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, मीन्स सॉल्ट वाटर में सॉल्यूबल है। बट जब मैंने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर नहीं है। इसका रीजन क्या होता है? ये माना जाता है कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो आपस में डिसॉल्व कर जाते हैं। मीन्स एक थ्योरी में बताता है लाइक डिसॉल्व लाइक। जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो ही आपस में सॉल्यूबल होते हैं, बाकी जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है वो सॉल्यूबल नहीं होती। यदि मैं सॉल्ट की बात करूं जैसे कि NaCl, इसका नेचर होता है पोलर मीन जिस पे चार्ज हो। चार्ज मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। NaCl को मैंने ब्रेक डाउन किया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H2O, इसका भी नेचर कैसा होता है? पोलर होता है, क्योंकि यदि हम इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दोनों का नेचर पोलर है। यदि मैंने NaCl को डिसॉल्व किया तो वो भी पोलर है, और यदि H2O को देखा तो वो भी पोलर है। इसी वजह से NaCl डिसॉल्व हो जाता है या फिर NaCl सॉल्यूबल है किसमें? H2O में। बट एंथ्रासीन की यदि मैं बात करता हूं, जो एंथ्रासीन होता है उसकी मैं यदि बात करता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10, और यदि मैं उसको H2O में क्या करता हूं? सॉल्यूबल करता हूं, डिसॉल्व करता हूं, तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का है और ये पोलर नेचर का है। ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टी they cannot dissolve with one another। इस सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर चेक कर रहे थे, तो ये कहता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आगे जो टॉपिक, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। फैक्टर affecting the solubility of solid in liquid। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं यदि हम उनको किसी लिक्विड में घोलें तो? सबसे पहले जो मैं तुमसे बात कर रहा था अभी, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, तो ये कहता है सबसे पहले हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर देखना होगा। नेचर में क्या आता है? यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का नेचर सेम है तो दे कैन डिसॉल्व, और यदि इनका नेचर अलग है, डिफरेंट है, तो दे कैन नॉट डिसॉल्व। मींस सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो वहां पे सॉल्यूशन बनेगा।
सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो नहीं होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में क्या रोल रहते हैं? जो टेम्परेचर होते हैं, जैसे जैसे हम हीट करते हैं किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट को, मीन्स हम वहाँ पे हमने सॉल्यूशन की प्रोसेस की हुई है और उस सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं, तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ये भी देखना होता है हमें। तो जो टेम्परेचर होता है वो दो तरीके से जो सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ये कहते हैं कि यदि टेम्परेचर कहता है यदि वहां पे जो सॉल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मीन जहां से हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है। यदि सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है मींस यदि वहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम डाल रहे हैं और हीट बाहर निकल रही है, और ऐसी सिचुएशन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है भाई, पहले ही हीट बाहर निकल रही है और उस सिचुएशन में हम और बाहर से और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो रिएक्शन है या फिर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। वो क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब यदि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है एंडोथर्मिक नेचर का, अब एंडोथर्मिक मींस जो हीट को क्या करता हो, एब्जॉर्ब करता हो। अब यदि कोई हीट को एब्जॉर्ब करे और मैं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दो फैक्टर हैं टेम्परेचर के। यदि सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो, एंडोथर्मिक है तो। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा भी सकता है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को घटा भी सकता है, पर हमें दो कंडीशन हमेशा याद रखनी होंगी कि यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और यदि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। जो तीसरा फैक्टर है वो है प्रेशर। वो प्रेशर है, यदि ऊपर से सॉल्यूशन के ऊपर यदि आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम रहेगी, देयर इज नो इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है, ये जो प्रेशर का इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर, वो केवल गैस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ओनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैस के लिए। क्योंकि जब तुम प्रेशर को अप्लाई करते हो गैस पर तो वो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत दूर दूर घूम रहे होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, करीब ले आता है,
और जैसे ही उसको करीब लाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, गैसियस से वो लिक्विड कंडीशन में आने की कोशिश करता है और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। पर सॉलिड और लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही आप काफी नजदीक होते हैं, तो यदि उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो पार्टिकल जो होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो पहले से ही नहीं होती, तो इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पार्टिकल की डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल की स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ये 3 फैक्टर्स थे। सबसे पहले नेचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर बहुत जरूरी है। यदि दोनों का नेचर सेम है तो डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो मतलब सॉल्यूबल हैं दोनों। यदि नेचर सेम नहीं है, सॉल्यूबल नहीं है। टेम्परेचर 2 तरीके से इफेक्ट करता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, यदि सॉल्यूशन है टेम्परेचर इंक्रीज करो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। एंडोथर्मिक, यदि सॉल्यूशन है टेम्परेचर इंक्रीज करो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। फिर प्रेशर, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ये सॉल्युबिलिटी थी, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स थे जो सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। आगे सॉल्युबिलिटी का ही दूसरा टॉपिक जिसमें हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी। बाकी ये टॉपिक यहीं तक खत्म है। ओके, थैंक यू।